गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप पे जो मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों, आज की कहानी है टूटते रिश्ते। बहुत ही अच्छी कहानी है और मिस्टर विनोद बंसल द्वारा लिखित ये कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कहानी को भेजने के लिए और लिखने के लिए। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बबली स्कूल से वापस आई तभी उसकी मम्मी कंचन ने कहा, बबली सीधे ऊपर जा। बबली ने जिद करते हुए कहा कि मम्मी, अभी ताई जी से चीज लेकर आती हूं। लेकिन कंचन ने डांटते हुए कहा कि सीधी ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूं। खबरदार जो ताई जी के कमरे में भी गई। बबली डर गई और सीधे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मां के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी? आपको पता है ना, ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीजें उसी को दे देगी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे देगी भी नहीं। कंचन ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई और स्वीटी को भी मैं देख रही हूं, उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूं। तभी नीचे स्वीटी की बस आकर रुकी। कंचन जी ने उसे भी बुला लिया और दोनों बहनें अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थी। स्वीटी ने आते ही पूछा कि मम्मी क्या हो गया, ताई जी से कोई बात हो गई क्या? कंचन ने कहा कि तुम बच्चे इस बात में मत पड़ो, अब हम यहां नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं किसी किराए का मकान ढूंढने और मिलते ही हम चले जाएंगे। लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, बबली ने पूछा। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे से बाहर चली जाती है और शाम को पूरे घर का माहौल बदल जाता है। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता। कन्हैया लाल जी की अब उनकी पत्नी शांति, उनका बेटा रोहन, तीनों ही अपने घर से बाहर निकले। इधर कंचन जी और उनके पति रमेश जी भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरों में कैद थे। बबली और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। और अगले दिन सुबह कंचन जी दोनों बेटियों को जल्दी उठाकर सारा सामान पैक करके तैयार होकर बैठ गई। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बेटियां ताऊ जी और ताई जी को देखना चाह रही थी, लेकिन वो दोनों अपने बेटे रोहन के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में सौरभ जी कंचन और दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। बबली और स्वीटी दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन जी दोनों को खींचते हुए ले गई और गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़ी। नए घर में पहुंचकर कंचन जी सामान सजाने लगी। बबली और स्वीटी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से देख रही थी। सौरभ जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहां से आते हुए, लेकिन तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। हमारी पुश्तैनी साड़ी की दुकान बीच बाजार में है। पिताजी के जाने के बाद हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे हैं। सारा हिसाब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताए बगैर रोहन को नई दुकान खुलवा दी। उस दुकान में पैसा लगा वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा कि उस नई दुकान पर केवल उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या कर रहा है, उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकलेगा। इतनी बेईमानी सहकर मैंने मकान और दुकान में अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे थे रहते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अलग होकर आ गए। मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। बबली और स्वीटी को यह बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे
कंचन और सौरभ ने अपने मन में ताऊजी और ताईजी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कभी कभी बाजार में या स्कूल में आते जाते रोहन या ताईजी दिख जाती थी तो दोनों बिटिया उनकी इसी तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों परिवारों में कोई बात नहीं हुई। सौरभ जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। अपने कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। कन्हैया लाल जी ने उठकर देखा तो सौरभ का फोन था। उन्होंने शांति जी को जगाया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। कन्हैया जी का फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊ जी पता नहीं पापा को क्या हो गया है, अचानक बेहोश हो गए हैं। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। कन्हैया लाल जी ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूं। कन्हैया जी शांति और रोहन को लेकर तुरंत सौरभ के घर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर सा हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल में जाना होगा। कन्हैया लाल जी अपनी गाड़ी में सौरभ और कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शांति जी दोनों बेटियों को संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में सौरभ ठीक हो गया। दोपहर के समय शांति जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। स्वीटी पापा को देखकर रोने लगी। ताऊ जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। कन्हैया लाल जी बोले तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। कंचन ने कहा दीदी आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिएगा। उसकी बात सुनकर सौरभ बोल पड़ा, हाँ भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कन्हैया लाल जी बोले तू बस आराम कर, बाकी सब कुछ भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। तेरे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। सौरभ बोला नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। शांति जी बीच में रोकते हुए बोली खबरदार जो बुरा बोला, तू मेरा देवर है, पर मैंने रोहन में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा। रोहन को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया या हम समझा नहीं पाए। ये सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान में वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया। दोस्तों ये थी कहानी टूटते रिश्ते। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।